दिन ब दिन उसकी आंखों की वीरानी बढ़ रही थी, उसकी तबीयत गिरती जा रही थी, रंगत जर्द हो गई थी, मगर ना रोहान को उससे कोई हमदर्दी थी और ना उसे खुद अपनी कोई फिक्र थी। सुबह होती तो वो रोबोट की तरह उठकर रोहान के लिए नाश्ता बनाती। जामिन और अर्श ने उसे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। उसे घर के काम करने कुछ खास नहीं आते थे। इस बात की रोहान ने उसे सही सजा दी थी। उर्वा जानती थी, या उसका खुदा, कि उसने सारे काम कैसे सीखे। रोहान जरा सी गलती पर उसे बुरी तरह मारता था, क्योंकि उर्वा की सबसे बुरी बात जो उसे लगी थी वो रोहान से डरती नहीं थी। वो मारते हुए हाथ तो नहीं रोक पाती थी उसका, मगर उसकी बातें रोहान के ज़मीर को ज़रूर झंझोड़ कर रख देती। मगर वो बेहिस बन जाता। उर्वा का निगाहें ना झुकाना, उसे आगे से कोई जवाब ना देना ही उसे ताश दिलाता था। वो जितना उसे खौफजदा करना चाहता कि वो हर शब उसे नए तरीके से अजियत देता, मगर वो सुबह उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तमाम कोशिशें नाकाम बना देती। वो फर्श पर बैठी अपने हाथों को गौर से देख रही थी, जिन पर आज सुबह ही वो ताज़ा जख्म देकर गया था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने सुबह देर से नाश्ता बनाया था। वजह ये थी कि कुछ दिन से वो इतनी कमज़ोर हो रही थी कि आज सुबह वक्त पर जाग ना सकी। मगर रोहान तो जैसे उसकी शक्ल देखते ही गुस्से में आ जाता था, कुजा ये कि उसकी कोई गलती मुआफ़ कर देता। वो जले हाथ लिए उस वक्त ये सोच रही थी कि मैं चपाती कैसे बनाऊंगी और क्यों कर खाना खाना वो बना चुकी थी, बस रोटी रहती थी। इतने में उसे बाहर खटपट की आवाज़ आई। यकीनन रोहान होगा। वो सुबह जाते हुए दरवाज़ा बाहर से लॉक करके जाता और आकर खुद ही खोलता था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उर्वा को देखने लगा, जो रात वाले लिबास में ही मलबूस थी। बाल सुबह की कार्रवाई के बाइस जैसे बिखरे थे, वो अभी भी वैसे ही बिखरे हुए थे। लिबास उसके बदन पर काफ़ी ढीला था। उसे याद था जब वो ये ड्रेस उर्वा के लिए लाया था तो बिल्कुल ठीक था, मगर अब ऐसे लग रहा था जैसे उसके नाप का ही नहीं। पानी लाओ। वो उसे नज़रअंदाज किए हनूज वैसे ही बैठी थी। जाहिल लड़की, जब शोहर घर आए तो उसे पानी का पूछते हैं। वो अब खासी बुलंद आवाज़ में गुर्राया था और मोबाइल जेब से निकालकर बेड पर पटका था, जबकि उर्वा यकदम उसकी धाड़ती आवाज़ पर चौंकी थी। चाय भी बनने रख दो, वैसे भी हर काम को 2 घंटे ही लगाती हो तुम। सर को मसलते बाहर जाती उर्वा को पुकारते उसने कहा, और जूतों समेत बेड पर दराज हुआ। वो खामोशी से किचन में आई और चाय चूल्हे पर रखकर डिस्पेंसर से ग्लास में पानी भरने लगी और फिर कमरे की जानिब बढ़ी, मगर कमजोरी के बाइस उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दरवाजे को पकड़कर उसने खुद को सहारा दिया। सदशुक्र के ग्लास हाथ से ना छूटा था, वरना रोहान ने उसे जाने कितनी बातें सुनानी थी। ये रोहान की आदत थी कि अगर उससे कुछ भी नुकसान हो जाता तो रोहान कभी भी उसे नहीं बख्शता था। तोड़ दो इसे भी, मेरे घर के सारे बर्तन तो तुम तोड़ चुकी हो। मेरे पास तुम्हारे बाप और भाई की तरह जायदादें नहीं हैं, सब मेहनत से कमाता हूँ मैं ये। मगर तुम हो कि हर दूसरे दिन मेरा कोई ना कोई नुकसान कर ही देती हो। भाई तुम्हारे बाप की तरह हराम नहीं कमा रहा मैं, सारा दिन मेहनत करके कमाता हूँ। वो आगे बढ़कर उसे ग्लास थमा ही रही थी जब वो अपनी जुबान का जहर उस पर उंडेलना शुरू कर चुका था, मगर वो हमेशा की तरह उसे खामोशी की मार मार रही थी। बगैर उसकी किसी बात का जवाब दिए वापस मुड़ गई। बदतमीज लड़की। ग्लास लबों से लगाने से पहले ये लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से अदा हुए, जबकि उर्वा कमरे से निकल चुकी थी। वो कुछ देर बाद फ्रेश होकर खाना खाने किचन में आया तो उर्वा को किसी सोच में डूबा पाया। अपने आशिक को याद कर रही हो? उसके चेहरे के सामने चुटकी भरते उसने कहा तो उर्वा ने चौंकते हुए से देखा, मगर उसकी बात नज़रअंदाज कर गई। वैसे हो बड़ी पक्की तुम, मेरी इतनी मार और अजियतों के बाद भी अपने आशिक का नाम नहीं बताया तुमने। सुनो, आज ही बता दो। कलाई थाम कर अपनी जानिब खींचते उसने उसके कान में सरगोशी की थी। रोटी नहीं बन रही मुझसे। वो उसकी आंखों में देखती यकसर मुख्तलिफ बात बोली तो रोहान ने माथे पर बल डाले। क्यों, हाथ टूट गए हैं क्या तुम्हारे? वो इस मर्तबा उसके बालों में हाथ डाले सख्ती से पूछ रहा था। इन हाथों से रोटी बनाने में मुझे तो कोई मसला नहीं। बाद में आपने ही कहना है कि मैंने जानबूझकर आपको तंग करने के लिए इन हाथों से रोटी बनाई, वरना खाना बाहर से भी आ सकता था। वो अपने जख्मी हाथ, जिन पर छाले उभरे हुए थे, सामने करते कांधा उचकाकर बोली तो रोहान ने उसकी चालाकी पर गुस्से से उसे देखा, मगर वो पहले की तरह मुतमईन ही खड़ी थी। कभी सुकून न देना मुझे। बंदा घर आए तो खाना पानी चाहिए होता है, मगर तुम हो ही इस काबिल नहीं। जा रहा हूँ मैं बाहर खाने, खुद ही खाओ ये खाना तुम। वो उसके हाथों से करेहत करता हुआ जाने लगा, जबकि उर्वा ने शुक्र अदा किया कि अब वो रात तक आने वाला नहीं था,
मगर जब वापस आएगा तो नशे में आएगा और फिर उसके साथ मज़ीद बुरा सलूक करेगा। ये सोच आते ही उसने झुरझुरी ली। अर्श परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। शाजिल ने जब उसे सर दोनों हाथों में गिराए हुए देखा तो कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। वो दोनों अभी ड्यूटी से वापस आए थे और अर्श शाजिल के घर ही आ गया था। शाजिल, मैंने हर जगह पता कर लिया मगर रोहान का कुछ पता नहीं। मुझे उर्वा की बहुत फिक्र हो रही है। शाजिल ने अर्श जैसे मजबूत मर्द को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। अर्श के लिए उसके दिल से दुआ निकली थी कि अर्श की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। बहुत जल्द मिल जाएगी, उम्मीद ना छोड़ यार। तसल्ली देने के बाद उसने सामने रखा चाय का कप अर्श की जानिब बढ़ाया। एक बात बोलूं यार, बुरा ना मानना। कप शाजिल से लेकर जब उसने दोबारा मेज़ पर रखा तो शाजिल ने उसे मुखातिब किया। अर्श ने सर हिलाकर उसे बोलने की इजाज़त दी। यार, तुम मरियम भाभी के ज़रिए उर्वा का पता लगा सकता है। सिर्फ ऊपर ऊपर से तो रोहान को ये जाहिर कर कि अगर वो तेरी बहन को नुकसान पहुंचा सकता है तो तुम भी। शट अप यार, तो सोच भी कैसे सकता है ये बात। मैं मरियम को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा कभी? शाजिल डरते हुए बोल रहा था, जबकि अर्श ने उसकी बात का मतलब समझकर उसे सख्ती से टोका। यार, मैं सिर्फ दिखावा करने का कह रहा हूँ। कौन सा तुम्हें मरियम भाभी के साथ बुरा सलूक करने को कह दिया है? देखो, ऐसे भी वो तड़पेगा अपनी बहन के लिए और बहन की मोहब्बत उसे पाकिस्तान वापस ले आएगी। शाजिल ने उसे मशवरा दिया मगर अर्श उसे खूंखार निगाहों से देखने लगा। इस सब में मरियम का कितना दिल दुखेगा यार, ये बात भी तो समझना। उर्वा को तो मैं रोहान की कैद से निकाल लूँगा, तू देखना फिर मैं उस रोहान का करता क्या हूँ। अर्श गुस्से में बोला था, जबकि शाजिल ने सर्द आह भरी थी। अच्छा चल, अब अपने घर जा, तेरी दूसरी बीवी इंतज़ार कर रही होगी तेरा। शाजिल ने तपे हुए अंदाज में कहा तो अर्श ने चाय का कप उठाकर लबों से लगा लिया। इसका मतलब था कि वो इस फजूल बात का जवाब देना उसे ज़रूरी नहीं समझता। अब वो सारी रात घर नहीं आया था। सुबह आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। वो अर्श का नाश्ता बनाने की गर्ज से किचन में आई थी, हालांकि जानती थी कि अर्शा उसकी शक्ल देखने का रवादार नहीं है। कुछ आ उसके हाथ का नाश्ता खा ले, मगर वो मनफी सोचों को पसे पुश डालकर नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर लगा रही। जब वो कमरे से फ्रेश सा निकला, वो ड्यूटी पर जाने को मुकम्मल तैयार था। अमल की निगाहें उस पर उठी तो पलटना भूल गई। पुलिस यूनिफॉर्म उसकी शख्सियत पर कितना जचता था। वो उसे नज़रअंदाज करता बाहर की सिमत बढ़ने लगा। जब अमल ने उसे पीछे से पुकारा था, उसके पुकारने पर अर्शा के माथे पर बल पड़े। नाश्ता करके जाएं प्लीज़। अर्श की निगाहों में किसी किस्म की नरमी नहीं थी, चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था। मगर वो टेबल की जानिब इशारा करते बोली तो अर्श शाह ने एक निगाह उस पर डालकर टेबल को देखा। आज तुम मुझे बता ही दो, आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों बार बार मुझे मुखातिब करती हो? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमसे निकाह करना था। अपने इस अमल पर मैं सारी ज़िंदगी पछताऊंगा। मेरी ज़िंदगी में कुछ दिन है बस तुम्हारे, वो भी किसी मकसद के तहत, वरना एक लम्हा ना लगाता तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने में। वो लहजे में हक़ारत, नापसंदीदगी और बेजारी लिए बोल रहा था, जबकि अमल को उसके अल्फाज ने बहुत तकलीफ़ दी। प्लीज़ मुझे मत छोड़ें शाजी। शट अप। मुझे शाजी सिर्फ मेरी मरियम कहती हैं, तुम ये कहने का हक़ नहीं रखती। वो उसे बोलने से रोकते हुए धाड़ा था। बीवी हूँ मैं आपकी, मेरा भी आप पर उतना ही हक़ है जितना मरियम का है। वो भी गुर्राई थी। बीवी नहीं, सज़ा हो तुम मेरी, जो मैंने खुद अपने लिए मुंतखब की है। वो तमस्कर उड़ाता गोया हुआ तो अमल की आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज़ ऐसा ना करें मेरे साथ, मैं अपनी हर गलती की माफ़ी। बकवास बंद करो अपनी, ख़त्म करो ये सब ड्रामे। तुम जैसी खुदगर्ज लड़की मैंने कभी नहीं देखी ज़िंदगी में, जो अपनी बहन को बर्बाद करना चाहती है। वो रोते हुए माफ़ी मांगने लगी तो अर्श शाह ने एक कदम उसकी जानिब बढ़कर बात काटी और दबे दबे गुस्से में बोला, मैं मरियम को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, मैं बस उसे आपसे दूर। वो उसे सच बताते हुए शर्मिंदा हो रही थी। हाँ, सब समझ गया हूँ मैं तुम्हारी साजिशें। अर्श ने सर हिलाते हुए बेजारी से उसे देखा। मजीद वो कुछ कहती उससे पहले अर्श तेज तेज कदम बढ़ाता बाहर निकल गया और वो सिसकते हुए वहीं बैठ गई। वो मानती थी कि उससे गलती हुई है, बल्कि गुनाह हुआ है। किसी का घर खराब करना गुनाह करने के ही मुतरादिफ होता है, मगर अब उसे एहसास हुआ था कि वो गलत थी। अर्शा की मोहब्बत मरियम के लिए इतनी कमज़ोर नहीं है जो वो इतनी आसानी से मरियम को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। अमल, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। मैंने तुमसे निकाह सिर्फ तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए किया था, मगर मैं क्या करूं?
चाहने के बावजूद मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। मेरी माँ की तरबियत ऐसा कुछ भी नहीं करने देती मुझे, वरना मैं तुम्हें वो अजियत देता कि तुम मेरे नाम से भी कांपती। तुम बर्बाद करना चाहती थी ना हमें, मरियम को, बाबा को, मुझे। तुम्हारी साजिश तुम पर ही उल्टी पड़ चुकी है। लेकिन मैं मज़ीद कोई गलती नहीं करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, बल्कि हालात ऐसे पैदा कर दूँगा कि तुम खुद मुझे छोड़ दोगी, क्योंकि तुम मुझे मुकम्मल हासिल करना चाहती हो। तुम मरियम नहीं हो जो शोहर को दूसरी औरत के साथ बांट सके। अगर आज मैं दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें बीवी तस्लीम कर भी लूँ, तो तुम कभी भी मरियम को मेरी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करोगी। इसलिए अमल अली, हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं। आज नहीं तो कल तुम्हें एहसास हो जाएगा कि अर्शा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, और इतनी बेवकूफ़ तो तुम हो नहीं कि ज़्यादा वक्त मुझ पर ज़ाया करो। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए हर बात पर गौर कर रहा था। उसने तय कर लिया था कि वो कुछ वक्त देगा अमल को, ताकि वो समझ जाए कि अर्शा उसका कभी नहीं हो सकता। जिस तरह बगैर सोचे समझे उसने निकाह किया था, अब तलाक जल्दबाजी में नहीं दे सकता था। अगर वो ऐसा कोई कदम उठाता है तो सब घर वाले, जामिन और हुरैन, उसे मज़ीद नाला हो जाएंगे। और फिर जो भी हो, अमल रामी नानी की बेटी हैं, वो रामी नानी को मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे सकता था। अब जो करेगी वो अमल करेगी, ताकि कल को कोई अर्शा को गलत ना कहे कि अमल को छोड़कर फिर से उसने गलती कर दी। आज उसका इरादा हवेली जाने का था, सो ड्यूटी के बाद रवाना हो गया। हवेली पहुंचकर वो सबसे मिला। हुरैन और जामिन की सवाल करती आंखों से उसने अपनी निगाहें चुराई थी। मरियम अलग उससे नज़र बचाती फिर रही थी। रात वो काफ़ी देर तक कमरे में उसका इंतज़ार करता रहा, मगर वो शायद जानबूझकर कमरे में नहीं आ रही थी। बेतहाशा थकन के बावजूद वो रात 12 बजे तक उसका इंतज़ार करता रहा। वो भी अर्शा के सोने के बाद ही कमरे में आना चाहती थी। जब कमरे की लाइट बंद हुई तो उसने कमरे में कदम रखा और लैंप की रोशनी में बेड पर सोने अर्शा को देखती आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करती बेड की खाली जगह की सिमत बढ़ी। वो जानती थी कि अर्श की नींद बहुत कच्ची है, ज़रा सी आहट पर जाग जाएगा, इसलिए बगैर आवाज़ पैदा किए ब्लैंकेट में घुस गई और अर्श की जानिब पुश्त किए लेट गई, जबकि अर्श उसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। जैसे ही मरियम ने आंखें बंद की, उसे अपनी पुश्त पर नरम सा लम्स महसूस हुआ। मेरी मोहब्बत को कमज़ोर क्यों समझती हैं आप? वो इतने धीरे से उसके कान के करीब बोल रहा था कि उसके लब मरियम के कानों को छू रहे थे। वो उसकी सरगोशी का मतलब समझती लब फिर से भींच गई। दूर क्यों रहने लगी हैं आप मुझसे? वो सवाल कर रहा था। मरियम, मैं जानता हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। प्लीज़ दूर रहकर सज़ा ना दें मुझे, माफ़ कर दें मुझे प्लीज़। वो बोला तो उसके अंदाज में नदामत थी, मगर मरियम हनूस खामोश रही। आंसू टप टप उसकी आंखों से बह रहे थे। इन 4 सालों में कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा लम्हा बताएं मरियम, जब मैंने किसी चीज़ को आप पर तरजीह दी हो। आपका मकाम मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। फिर भी आप इस तरह दूर क्यों रहने लगी हैं? मेरी कॉल अटेंड नहीं करती आप। जानती हैं कितनी परेशानी होती है मुझे उस वक्त। फिर घर के नंबर पर कॉल करके या मॉम से आपकी खैरियत मालूम करता हूँ, तब कहीं जाकर मुझे तसल्ली होती है। अर्शा के लहजे में दुख था। मरियम बेआवाज़ रोने लगी। क्यों मुझे अजियत देने के हरबे इस्तेमाल करती हैं? जानती भी हैं कि आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। वो उसका बेआवाज़ रोना महसूस कर चुका था, और अब उसका रुख अपनी जानिब करता, उसके माथे पर लब रखता नम आवाज़ में बोला तो मरियम उसके सीने में मुंह दिए शिद्दत से रो पड़ी। उसे इस तरह से रोते देखकर अर्शा ने उसके गिर्द बाजू फैलाए और आंखें मीच लीं, जैसे अपना ज़ब्त आजमा रहा हो। मरियम, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, वो उसकी कमर सहलाते हुए शीरीं लहजे में बोला तो मरियम उसके इस अंदाज पर एक मर्तबा फिर सिसक गई। आप जानती हैं मरियम, आप हर गुजरते लम्हे के साथ मेरे दिल की मलका बनती जा रही हैं। इतना कुछ हो गया, मगर आपकी तरफ से ना कभी कोई शिकायत, ना कभी कोई शिकवा, ना कभी आपने मुझसे कुछ मांगा। मेरे साथ जुड़े हर रिश्ते का आपने ख्याल रखा, और बहुत रखा। इतनी फर्मा बरदार और खिदमत गुजार बीवी मुझ गुनाहगार के नसीब में कैसे लिख दी खुदा ने? वो अब उसके बालों में उंगलियां चलाता उसे रिलैक्स करने के साथ साथ मोहब्बत और अकीदत से गोया हुआ। लेकिन मैं आपको औलाद तो नहीं दे सकती ना? चंद लम्हों बाद मरियम के रोने के बाइस बैठी आवाज़, मध्यम आवाज़ उभरी तो उसकी आवाज़ में जाने क्या कुछ ना था। गम, एहसास नदामत, शर्मिंदगी, एहसास कमतरी। अर्शा ने एक सर्द आह भरी।
مریم آج میری بات ایک دھیان سے سنیں۔ وہ مریم کے آنسوؤں سے بھرے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑ کر بلند کرتا نہایت سنجیدگی سے بولا، جبکہ مریم اس کی آنکھوں میں بے اختیار دیکھنے لگی۔ خدا نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کا سکون پہنچانے کا ذریعہ بنایا، نہ کہ نسل آگے بڑھانے کا ذریعہ۔ پلیز اس بات کو سمجھے مریم، آپ میرا سکون ہے۔ جہاں تک بات رہی اولاد کی، تو خدا نے اولاد کو مرد کا نصیب قرار دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت نیک اور اعلیٰ ظرف مرد ہوں جسے اولاد نہیں چاہیے، محض اس لیے کہ اس کی بیوی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ میری بھی خواہش ہے کہ خدا ہمیں اولاد دے، مجھے آپ سے خدا اولاد دے تاکہ میری اولاد کی تربیت اچھی ہو، مگر اس وقت ہم خدا کی آزمائش میں ہیں۔ وہ اسے نہایت سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا، وہ خود بھی غم زدہ تھا۔ آپ عمل سے اولاد، وہ بے ساختہ بولی، عمل اس قابل نہیں ہے مریم۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد کی تربیت ایک خود غرض لڑکی کے ہاتھوں ہو جسے ماں باپ تک کی پرواہ نہیں تھی، اور میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ اولاد عمل سے حاصل کر کے آپ کی جھولی میں ڈال دوں۔ بالکل نہیں مریم، آپ جیسا سوچ رہی ہیں ایسا میں کبھی نہیں کروں گا۔ عمل کا چیپٹر جلد کلوز ہو جائے گا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں حتمی انداز میں بولا تھا، شاہ جی پلیز، میں جانتی ہوں میں آپ کو یہ خوشی نہیں دے سکتی، مگر آپ عمل کو معاف کر دیں۔ جو بھی اس نے کیا، میں نے آپ کے اور عمل کے نکاح کو خدا کی مصلحت سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ پلیز آپ عمل کے بارے میں اپنا دل صاف کر لیں۔ وہ بول رہی تھی اور عرش اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ نہیں مریم، بالکل نہیں۔ پلیز آئندہ عمل کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گی۔ میں آپ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ چکا ہوں، پلیز سمجھیں۔ عرش کے لہجے میں کافی حد تک سختی تھی۔ مریم مزید کچھ نہ بولی، وہ ابھی بھی عرش کی گرفت میں تھی۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ عرش نے آنکھیں بند کر لی تھی، شاید وہ سونا چاہتا تھا۔ تھکان اس کے چہرے پر واضح تھی۔ عروہ کا کچھ پتہ چلا؟ مریم نے عرش کو آنکھیں موندے دیکھا تو مدھم آواز میں بولی، نہیں۔ بند آنکھوں سے ہی عرش نے یک لفظی جواب دیا، آپ تو بھائی کا پتہ لگا سکتے ہیں نا کہ وہ عروہ کو کہاں لے کر گئے ہیں۔ وہ اب عرش کے سینے پر اپنی انگلی سے لائنیں کھینچنے لگی۔ معلوم ہو جائے گا، لیکن کچھ وقت لگے گا۔ ہنوز آنکھیں بند کیے وہ بھاری آواز میں بولا، آپ میری بات کروا دیں بھائی سے، وہ یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہیں نا عروہ کے ساتھ۔ میں انہیں سمجھاؤں گی کہ عروہ کے ساتھ کچھ غلط مت کریں۔ مریم نگاہیں اور جھکائے بول رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر عرش نے آنکھیں وا کی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں عرش شاہ کی آنکھوں کی نمی مریم نے واضح دیکھی۔ مریم، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حالات اس وقت ایسے ہیں کہ آپ اس معاملے میں خاموش رہیں، کیونکہ روحان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا۔ کیا میں نہیں جانتا؟ جب بھی روحان نے آپ کو کال کی ہوگی، آپ نے عروہ کا ہی پوچھا ہوگا اور اسے واپس لانے کی التجا بھی کی ہوگی، مگر میں جانتا ہوں وہ اس وقت کسی کی نہیں سن رہا۔ خیر، چند دن میں عروہ ہمارے پاس ہوگی، آپ فکر مت کریں۔ وہ دھیرے سے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ مریم نے اب خاموش رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ روحان تو اس کی بھی کچھ نہیں سنتا تھا۔ کئی پل گزرے تھے جب وہ کچھ نہ بولی تو عرش نے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ شاہ جی، مجھے بچہ چاہیے، وہ پھر سے بھیگی آواز میں کسی ضدی بچے کی طرح بولی تھی۔ عرش نے اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے ہوئے آنکھیں وا کی۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے مریم، موم نے مجھے کسی ڈاکٹر کا بتایا ہے، ہم جلد ہی ان کے پاس جائیں گے۔ نا امید نہ ہو میری جان، خدا ہماری ضرور سنے گا۔ مریم کو پر یقین انداز میں کہتے ہوئے اس نے وہ لاؤنج میں بیٹھا عروہ کے باہر آنے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ عروہ کی ناساز طبیعت کو نظر انداز کر رہا تھا، مگر کل رات جب وہ نشے کی حالت میں عروہ کے قریب گیا تو وہ بے حال ہو چکی تھی۔ صبح تک وہ بخار میں تپ رہی تھی، بیڈ سے اٹھتی تو چکر آنے لگتے۔ بخار کی دوا تو اس نے اسے فوراً دی تھی، بخار اتر بھی چکا تھا۔ وہ بغیر ناشتہ کیے ہی آفس گیا تھا۔ جب وہ شام کو گھر آیا تو وہ ہنوز بستر پر تھی۔ اس نے اسے نیند اور غنودگی سے جگایا تو وہ اٹھ بھی بیٹھی، مگر زیادہ دیر بیٹھ نہ سکی اور منہ پر ہاتھ رکھتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کو دیکھ رہا تھا جو نڈھال سی چلی آ رہی تھی۔ وامٹنگ کب سے ہو رہی ہے تمہیں؟ روحان کے سوال پر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ کل سے، جواب دے کر وہ دوبارہ لیٹی۔ روحان کی گہری نگاہیں اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ 4 مہینے سے اس کے ساتھ تھی۔ ان 4 مہینوں میں عروہ کی صحت دن بدن گرتی ہی گئی تھی۔ وہ اسے آنکھیں موندے لیٹ کر دوبارہ باہر کی جانب گیا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ اس نے عروہ کو سہارا دے کر بیڈ سے اٹھایا اور وہ کٹ اس کے ہاتھ میں دی۔ ٹیسٹ کر کے جلدی باہر نکلنا۔ وہ اسے حکم دیتا کمرے سے ہی نکل گیا۔
उर्वा के सर पर तो जैसे आसमान टूटा था। कई पल वो हिल भी ना सकी थी। ये सब क्या हो रहा था? उसकी सोचें मफलूज हो चुकी थी, यानी इस कैद से निकलने के सारे रास्ते बंद हो रहे थे। वो शिद्दत से उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर जब वो बाहर ना निकली तो रोहान कमरे की जानिब बढ़ा। उर्वा को फर्श पर गिरा देख उसके औसान खता हुए जल्दी से बाहों में उठाता उसको बेड पर लिटाया। आधी रात के वक्त उसे होश आया था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। उसने नकाहत और कमजोरी के बायस फिर से आंखें बंद कर दी थी अपनी, और चंद लम्हों बाद जब उसका दिमाग मुकम्मल हवासों में आया तो वो अपनी वीरान आंखों से छत को घूरने लगी। किस्मत उसे कहाँ से कहाँ ले आई थी। वो हवेली की इकलौती बेटी थी, लाडों में पली बढ़ी थी। बाप और भाइयों से नाज उठवाने वाली ने कभी सोचा भी ना था कि जिंदगी उसे इस कदर सख्त थप्पड़ मारेगी। वो कितनी मासूम खिलखिलाकर हंसने वाली थी। रोहान ने उसे क्या से क्या बना दिया था। इतने महीनों से वो हंसना तो दूर मुस्कुराना भी भूल गई थी। रोहान ने कभी भी उससे नरमी नहीं बरती थी। वो तो हर गुजरते दिन के साथ मजीद सख्त होता जा रहा था। क्या अपनी औलाद का सुनकर वो उसके लिए नर्म होगा? हाँ, उसने अपनी दादी से सुना था कि इंसान जितना भी सख्त हो मगर औलाद के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मॉम, डैड, भैया, अपने घर वालों को याद करती वो फिर से सक उठी। या अल्लाह, रोहान के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। एक आंसू उसकी आंख से बहकर बेमोल हुआ था।